बड़े भाई सुभाष शर्मा जी और उपाध्यक्ष भटनागर जी और सोहन सिंह जी और मीडिया प्रभारी जयप्रकाश जी, मैं आप सब मीडिया बंधु को अवगत कराना चाहता हूं कि कल ही मैंने दिल्ली में जाके हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के अंदर सत्येंद्र जैन जी के थ्रू आप पार्टी ज्वाइन किए, जो आज हमारा मेन एक उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ताकि आप मीडिया बंधुओं की जो आज तक मुझे सहयोग मिलता रहा है और जो मेरा एक पहले जो चैरिटी रन का वो आम जन तक पहुंचता था, तभी हम उसमें कामयाब हो पाते थे जब आप मीडिया बंधुओं का सहयोग मिलता था। अब मैं चाहूँगा कि अब एक नई इनिंग शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को सबसे पहले तो मेरा नमन, और चाहूँगा कि अब परिवर्तन का समय आ गया है कि हमने पिछले 40-50 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो अभी इस बार जैसे बीजेपी कह रही है कि बीजेपी रिपीट करेगी और इतिहास बनाएगी, पर मैं कहता हूँ कि इस बार आप आएगी और नया इतिहास बनेगा। जो कहते हैं कि यहाँ पर तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है, और एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त आम लोगों की पार्टी, जिसमें आम इंसान, क्योंकि मैं खुद बात करता हूँ तो मैं किसान का बेटा हूँ, एक आम इंसान हूँ, और जितने भी मेरे हिमाचल के लोग आम इंसान हैं वो सब लोगों का सहयोग मिलेगा और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आप क्या रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं या कोई आप किसी चेहरे के साथ लड़ेंगे वहाँ पे? सीट रिजर्व है वैसे भी। रेणुका से तो सीट रिजर्व है, पर जो पार्टी का आदेश होगा और जो जितने भी जो कार्यकर्ता है, जब वो समय आएगा, अभी इसके विषय में कहना उचित नहीं होगा। खाली पॉलिटिकल रन करेंगे या आगे किस उम्मीद से आए? इस उम्मीद से आए कि तो रिजर्व है जी सीट रिजर्व है। नाट से लड़ेंगे, कोटा से लड़ेंगे, तो आप तो हर आप कह रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इलेक्शन लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, बट इतना जरूर है कि मैंने आप ज्वाइन किया है। पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ना करेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल करेंगे, अगर पार्टी का और सब जितने भी सहयोगी साथी होते हैं या जितने भी कार्यकर्ता होता है, अगर उन लोग का सहयोग होगा और अगर वो लोग सब आवाज कहेंगे कि आपको लड़ना है, तो पार्टी के लिए जरूर लड़ेंगे। सुनील जी, प्रदेश में जयराम सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं? आम आदमी की पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी की पार्टी नहीं, वो माफिया की पार्टी और ठेकेदारों की पार्टी है। वहाँ पे सिर्फ ठेकेदारों को और माफिया को पाला जाता है। कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप हिमाचल में क्या हुआ है, आप यहाँ पे शिक्षा देखिए या स्वास्थ्य का देखिए या रोजगार का देखिए, सारा जितना भी यूथ है हिमाचल का वो बेरोजगार घूम रहा है। या हमारे आप हालत देखते हो, हॉस्पिटलों की हालत देखिए, इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, पेशेंट वहाँ पे बाहर पड़ा रहता है। अगर हिमाचल का स्वास्थ्य विभाग अच्छा होता तो सुनील शर्मा को रोड पे नहीं भागना पड़ता। तो आप इस चीज का अनुभव करते हैं कि वास्तव में यहाँ पे जो एक गरीब आदमी है, कॉमन आदमी है, उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई पूछ नहीं है उसकी? बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन मैन की बिल्कुल भी यहाँ पे एक आम आदमी की कोई पहचान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है सिर्फ अपने ठेकेदारों के लिए और जो इनके माफिया लोग हैं उनका राज चलता है यहाँ पर। सरकार तो आप ही कहते हैं कि आपकी पार्टी आपका मॉडल उसने मान लिया और मुफ्त में बांट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मैं कहना चाहूँगा, सत्येंद्र जैन जी ने भी मुफ्त में बांट रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल सरकार कॉपी करने की कोशिश कर रही है, पर वो कॉपी भी नहीं कर पा रहे। लोगों को तो काम करने देना, कहते हैं मुफ्त में देंगे तुमको तो आप हम सक्षम थोड़ी बनाएंगे, स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, हम और बनाएंगे उनको, आगे इनकम टैक्स देने वालों को गला काटते हुए ईमानदारी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मुफ्त की बात करते, अगर दिल्ली में मुफ्त किया, वहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो महिला के लिए वहाँ पे 100% टिकट फ्री है। हिमाचल सरकार ने मुफ्त कॉपी करने की जरूर कोशिश की है, बट यहाँ पे 50%। वहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे 300 यूनिट फ्री होती है, बट हिमाचल ने सिर्फ 125 यूनिट फ्री दे रही है। और भी बहुत सारी हिमाचल कॉपी करने की कोशिश कर रही है, पर वो कॉपी भी नहीं कर पा रही है। और अब टाइम आ गया है, जो पहले सी ग्रेड और बी ग्रेड का जमाना जा चुका है, अब ए ग्रेड का जमाना आ गया है, अब ए ग्रेड की सरकार बनेगी। सुनील जी, क्या आप मानते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हिमाचल के मुख्यमंत्री अब केजरीवाल के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं? बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं? जब जो अभी 17 या 18 स्टेट में बीजेपी है, ये फिर अगर हिमाचल में इन्होंने फ्री किया, क्योंकि हिमाचल में इलेक्शन आ रहा है, तो पूरे इंडिया में फ्री होना चाहिए ये। श्रीलंका को देखा आपने? आपके सामने उदाहरण दूं मैं, वेनेजुएला जो है ना जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। वर्ल्ड का जो है ना टॉप इकोनॉमी होती थी, आज वेनेजुएला सबसे
निर्धन देश है। श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है जी और दिल्ली की स्थिति भी शायद एक मिनट हमारा आप लोगों को जी मालूम जी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उस विषय में मैं जरूर कहना चाहूँगा। इस बात का जवाब मैं देता हूँ। जैसे आपने सारे उदाहरण दिए, ये उदाहरण काफ़ी हद तक आपने दिए, दूसरी कंट्रीज़ के दिए, कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ के दिए। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है तो संविधान हमें वेलफेयर स्टेट बोलता है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं। तो वेलफेयर स्टेट के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं। एक मिनट प्लीज, मेरी बात पूरी होने दो। एम्प्लॉयज़ को भी बहुत सारी, जैसे एम्प्लॉयज़ काम करता है तो उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके बाद उसको पेंशन मिलती है। वो इसलिए कि भी वो भी फ्री बीज में आप उसको ले सकते हैं क्योंकि उस समय वो काम नहीं करता। लेकिन एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि उसका एक आर्थिक स्तर, जब वो पूरी नौकरी करता है तो उस दौरान उसका आर्थिक स्तर एक लेवल पर बढ़ जाता है। तो जो वेलफेयर स्टेट है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसका जो आर्थिक स्तर है वो उतना ही रहना चाहिए उसकी रिटायरमेंट के बाद भी। तो अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार या पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की आम लोगों को, गरीब लोगों को कुछ चीजें, कुछ राहत, जो स्वास्थ्य के रूप में, जो शिक्षा के रूप में, जो बिजली के रूप में, जो पानी के रूप में देती है, तो इसको फ्री बीज कैसे कहेंगे? आप पत्रकार लोग हैं, आप इस बात का जवाब खुद जानते हैं। और रही बात इन छोटी छोटी कंट्रीज के उदाहरणों की, तो हमारे देश जो है एक डाइवर्स देश है जिसके अंदर विविधता में एकता है। तो हमारी कंट्रीज के अंदर अगर, जैसे आप देखते हैं, हमारे लोग तो बहुत अमीर हैं लेकिन हमारी जनता गरीब है। राजनीतिक पार्टियां बड़ी अमीर हैं लेकिन हमारे लोग जो है, जो आम जनता है, वो बहुत गरीब है। तो ये जो फ्री बीज वाली जो बात है, ये हमारे कंट्रीज के ऊपर इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि आम लोगों को अगर थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य के रूप में, शिक्षा के रूप में, फ्री शिक्षा के रूप में, या बिजली के रूप में, पानी के रूप में, तो उसको फ्री बीज नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस को फ्री बीज मिलती है। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सब्सिडी मिलती है। जहाँ किसान की बात आती है, जहाँ मजदूर की बात आती है, आम आदमी की बात आती है, तो उनको अगर थोड़ी बहुत अगर फैसिलिटी मिलती है तो उसको आप कैसे फ्री बीज बोलेंगे? वो एक तार्किक बात नहीं है। स्वास्थ्य दो, शिक्षा दो, वो फ्री दीजिए प्लीज। वो सबको दो ना फ्री। उसमें भी आप कैटेगराइज कर कि इनको मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। नहीं, चलो वो तो चलो आपका सवाल है, अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन संविधान पे बेहतर कल्याणकारी राज्य बिल्कुल एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई सोशल सिक्योरिटी एक्ट कहता है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर प्रावधान है ऐसा कि आपको स्वास्थ्य और जो शिक्षा है वो मुफ्त दी जाएगी। ये भारतीय संविधान कहता है। बिल्कुल। तो क्या आम आदमी इसी तथ्य को लेके, इसी बिल्कुल 100% सैनी साहब ने बिल्कुल कैसे हुई है? हाँ, ये पिन पॉइंट आपने कर दिया। ये मुफ्तखोरी नहीं है क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कहता है कि ये वेलफेयर स्टेट है और जो गरीब तबका है, जो आम आदमी है, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और क्या आपको भी लगता है, आप यहाँ पत्रकार बंधु, आप सारी बातें जानते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या फ्री मिलती हैं? इतने सारे कार्ड बनने के बाद कहीं स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, लेकिन अगर किसी को कोई क्रोनिक एलिमेंट हो जाता है, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जान गंवाई है, जिनको कोई कैंसर हो गया था, कोई ऐसी जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, लेकिन उनकी सारी जिंदगी भर की कमाई उस स्वास्थ्य उसके ऊपर लग गई। 35 लाख रुपए लग रहे हैं। तो अगर ये दिल्ली के अंदर हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त मिल रही है तो ये स्वागत योग्य बात होनी चाहिए, ना कि इसको फ्री बीज में गिना जाना चाहिए। मेरा तो यही आंसर है। हम तो कह रहे हैं, पब्लिक यही कह रही कि आप एजुकेशन और हेल्थ फ्री करो ना, सबके लिए करो। सबके लिए बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं, सबके लिए सर ऐसा होता है ना कि जो नहीं प्लीज कितने हजार करोड़ कर्जे में दबी है स्टेट गवर्नमेंट, दिवालिया हो जाएंगी मुफ्त बांट के। वो सिर्फ इसलिए दबी हुई क्योंकि जो नेता लोग हैं ना, अब मैं बात करता हूँ नेता लोगों की, नेता लोगों के लिए इतने फंड्स है, इतने पैसे। अभी अगर मैं बात करता हूँ 108 की, 108 अगर पेशेंट बैठता है ना, आप उस महिला से, उस बहन से पूछना जो उसमें प्रेग्नेंट लेडी या पेशेंट बैठता है, बट इन लोगों को इनोवा में भी झटके लगते हैं। इन लोगों को उसको फॉर्च्यूनर चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन नेता लोगों को कि अपनी फैसिलिटी के लिए ये लोग फॉर्च्यूनर मांगते हैं और एक पेशेंट के लिए एक खटारा एम्बुलेंस लगा रखे हैं इन लोगों ने। जो जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ये होनी चाहिए कि नेताओं को झटका दीजिए ना, आप सारे चोर हैं एक लेवल पे आके जी, लेकिन आप आम आदमी में भी बांट रहे कि गरीबों को दे देंगे, दूसरे जो अपनी मेहनत से कमा रहे उनको आप नहीं, ये सवाल थोड़ा सा देखो, जो एजुकेशन है वो सबके लिए फ्री है। जैसे दिल्ली के अंदर तो उसमें अमीर आदमी का बच्चा भी पढ़ रहा है, इसी हाँ, यहाँ की बात भी ऐसे ही होगा। यहाँ तो चलो जयराम सरकार ने जो किया वो कॉपी करने की कोशिश है और ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। उसके बाद ये हर बार मुकर जाते हैं अपनी बात कह के। तो बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे, तो हमारी तो हम गारंटी देते हैं केजरीवाल जी। अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कौन करता है? कहाँ पे? हिमाचल की अगर बात करते हैं आप, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व झाड़ू कर रहा है
और झाड़ू ही नेतृत्व एक करेगा। आम आदमी कर रहा है। एक आम आदमी करेगा, आम जनता करेगी और झाड़ू करेगा। झाड़ू लगाने के लिए भी तो है ना, एक आदमी का साधा तो झाड़ू की अगुवाई भी बिल्कुल करेगा। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो है वो, और हिमाचल से ही हमारा जो नई कार्यकारिणी बनेगी स्टेट की, उसका आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा कि ये हमारी कार्यकारिणी है। लेकिन आज भी हमारी जो विधानसभाएं हैं उनकी कार्यकारिणी एज इट इज है। उन हर जगह पर विधानसभा की कार्यकारिणी है वो एज इट इज फंक्शनिंग कर रही है। बाकी सारी बातें आपको पता ही है, सारी बातें हमारे से बुलवा के कोई फायदा नहीं है। कल आपने शिमला की वीडियो शायद देखी ली होगी, आम आदमी पार्टी के जैसे जैसे पार्टी का कुनबा बढ़ता है पहाड़िया जी, जैसे जैसे पार्टी का कुनबा बढ़ता है बहुत सारी बातें होती हैं। वो आपको पता है, एक छोटे से घर में 5 लोग रहते हैं, उनमें भी हो जाता है कई बार ऐसा। तो बड़ा परिवार जैसे बनेगा तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, तो आपको आते पता भी लगती रहेंगी। तो आपके सवाल आते रहेंगे तो जवाब भी देते रहेंगे जवाब देते रहेंगे साथी जी। जी वो नाराजगी जी बिल्कुल, हिमाचल जो सरकार है खिलाड़ियों की अनदेखी ही कर रही है। सिर्फ अनदेखी किसकी हो रही है? एक आम आदमी की। जो खिलाड़ी अगर उसका कोई पॉलिटिक्स में सांसद, विधायक या मंत्री है, उन लोगों के लिए पॉलिसी बाद में बनती है, पैसा और जॉब पहले मिलता है। अगर आप बात करते हो पॉलिसी बनाने की, आप मेरे को बताइए कि राफ्टिंग और स्कीइंग कितनी कंट्री खेलती है? कंट्री छोड़िए, हिमाचल में कहाँ सिर्फ कुल्लू मनाली को छोड़ के और कहाँ राफ्टिंग होती है? और क्रिकेट कितनी कंट्री खेलती है? मुझे बड़ी हैरानी के साथ होना है कि हमारे जो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, वो जब हमें एक फंक्शन हुआ था जी न्यूज़ का चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे तीनों स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और बड़ी बड़ी जितनी भी स्पोर्ट्स की हस्तियाँ थी सबको बुलाया गया था। उसमें मुझे भी सौभाग्य मिला था उसमें शिरकत करने का, और मुझे सम्मानित किया गया था। तो मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि पर पूरी जिंदगी भर एक स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रगल करता रहता है, कोई नहीं पूछता है। जब एक मेडल आ जाता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे भागने लग जाती है। आप बोलते हो कि मेडल नहीं आते, मेडल पेड़ पे नहीं उगते। जब तक आप उनको प्लेटफॉर्म नहीं दोगे, जब तक आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, स्टेडियम नहीं मिलेगा, तब तक मेडल नहीं आ सकते। जितना टैलेंट हमारे हिमाचल और इंडिया में है, उतना टैलेंट दुनिया में नहीं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस देश की आबादी 125 करोड़ से भी ज़्यादा हो और जहाँ पे युवाओं का देश हो, वहाँ पे एक मेडल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर राजनीति में खेल हो ना तो बहुत अच्छी बात है, बट खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे खेलों में राजनीति होती है। मैं लड़ रहा हूँ आने वाले यूथ के लिए। मैं खुद खिलाड़ी हूँ, मेरा टाइम तो निकल चुका है, मेरी उम्र 40 साल हो गई है और कितने साल खेलूंगा। बट जो यूथ मुझे फॉलो करता है या मुझे देख के स्पोर्ट्स में आना चाहता है, वो कभी भी नहीं आएगा। क्यों आएगा? अगर आप कहते हो कि यूथ नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जो प्रदेश सरकार निकम्मी सरकार है, जो खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं करती है। एक खिलाड़ी जिंदगी भर लड़ता है और लास्ट में फिर या तो ड्रग्स का आदी बन जाएगा या लूटपाट करेगा, यही करेगा। अगर आप चाहते हो कि यूथ की जो एनर्जी आप सही जगह लगाना चाहते हो, तो आप उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए। जो आपके देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है, सिर्फ ये भाईबंदी मत दिखाइए कि जी ये मंत्री का और ये सांसद और विधायक का बच्चा है, उनके लिए पॉलिसी बनेगी। सबके लिए पॉलिसी बनाइए। नहीं जी, मुझे कोई ऑफर नहीं हुआ जी। मैंने कहा था मैं 6 सालों से विधानसभा के चक्कर काट रहा हूँ। मैं कल भी मैंने कहा था कि मैं 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा भाग चुका हूँ। सुनील शर्मा आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। जब भी हिमाचल के लोगों को या भारत के लोगों को या इंसानियत को जरूरत पड़ेगी, सुनील शर्मा आपको रोड पर भागता हुआ दिखेगा। और जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी और जब तक मेरे अंदर एक एक लास्ट खून का कतरा बचा होगा, मेरी टांगे चलेगी, मैं लोगों की जन सेवा के लिए भागता रहूंगा। सुनील जी, क्या वजह रही कि ये सरकार आपको इतने समय आपने प्रदेश का और देश का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया भी और आपको एक जरा सी जॉब नहीं दे सकी? और आपने कई बार, मुझे तो जहां तक दिखता है सिर्फ ये समझ आता है कि मैं हूं आम इंसान, मैं हूं किसान का बेटा। तो किसान के बच्चों के लिए पॉलिसी नहीं बनती, पॉलिसी बनती है विधायकों के बच्चों के लिए, सांसद के बच्चों के लिए, मंत्री के बच्चों के लिए या बड़ा राजनेता को, उन लोगों के लिए पॉलिसी बनती है। सर, अगर हिमाचल में आम आदमी सरकार बनती है, उसके बाद सरकार आपको जॉब का ऑफर करती है, तो आप जॉब प्रेफर करेंगे या पार्टी के साथ कंटिन्यू करेंगे? मैं तो वैसे हमेशा कहता हूं कि मैं खिलाड़ी हूं और खिलाड़ी रहना चाहता हूं। अभी तो आने वाला समय बताएगा कि मैं क्या प्रेफर करूंगा। अभी तो अपने आने वाले युवा के लिए लड़ूंगा। अब ये पॉलिटिक्स का जो गेम तो ना, ये बड़ा इतना आसान नहीं है, लेकिन आप बना लेंगे उसको आसान, दौड़ दौड़ के आसान नहीं है, लेकिन कोई तो वजह होगी यहाँ नहीं। यानी कि यही वजह से जो मेरे आने वाला यूथ है, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बने, उन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ मैं, ताकि लोग स्पोर्ट्स में आए। क्योंकि जिस देश के युवा स्पोर्ट्स में होंगे, वो शारीरिक स्तर पे भी और मानसिक स्तर पे भी मजबूत होते हैं। जब आप फिजिकली नहीं स्ट्रांग होगे तो आप मेंटली कहाँ से स्ट्रांग हो जाओगे? और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी पहले कांग्रेस और बीजेपी होती थी, बट अभी बीजेपी कांग्रेस को भूल के सिर्फ आपके ऊपर अटैक कर रही है। मुझे बड़ी हैरानी के साथ कहना पड़ रहा है कि नड्डा जी जो हमारे भाजपा के और पूरे देश के अध्यक्ष है, उनकी 1 दिन की रैली थी 22 तारीख की, उन्होंने 2 दिन की कर दी सिर्फ आपके डर से। क्योंकि 23 तारीख को आपका फंक्शन हो रहा है, केजरीवाल जी आ रहे 23 में, तो नड्डा जी को एक्सटेंड करना पड़ा 2 दिन के लिए। तो
बीजेपी के अंदर खलबली तो मच चुकी है, डर तो है इनको, अब इनको कांग्रेस से डर नहीं आपसे डर लग रहा है। और इन्होंने एक बात कही थी कि आप पार्टी जब आएगी पहाड़ों में हाफ जाएगी। आप पार्टी में तो ऐसे लोग जुड़े हुए जो खेतों से जुड़े हुए और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं। और मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जितने भी विधानसभा में ये 68 विधायक है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, आप सब मिलकर भागना। और सुनील शर्मा एथलीट जो एक आम इंसान है अकेला भागेगा, फिर भी आप लोगों को पीछे चढ़ूंगा। जितनी हिमाचल की पार्टियां सारी चढ़ूंगा, सांसें आप लोगों की फूलेगी। और ये आम जनता जो है, हिमाचल की जनता है, ये आप लोगों की सांसें फुलाने वाली है। आप तैयार हो जाइए। पहले आप चाय पानी पी लो फिर करते।